जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मयूर क्लासेस में। तो आज पर्यावरण प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा भाग है ये। इसका हमने आधा भाग अपलोड कर दिया था कल, और ये आज दूसरा भाग है। तो पहले वाले भाग को भी ज़रूर करते हैं, आशा करते हैं भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ऑप्शन है हमारे आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। इसमें बताना है कौन सा इच्छा स्तर सुरक्षित रखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ओजोन स्तर। अगला है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसमें बताना है अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी या उत्तरी अमेरिका प्रेरी या साइबेरियाई टुंड्रा। तो जो जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चरवासी है, तो ये किसका उदाहरण? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी साइबेरियाई टुंड्रा का उदाहरण है। अगला है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा है, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और चौथा है, ये फसली पादपों से जल पोष को स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इसको बताना है। ए ऑप्शन है हमारा 3 तथा 4, बी है केवल 4, सी है 2, 3, 4 और डी है 1, 2, 4। इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 2, 3 और 4 जो हमारे हैं वो सही है। ये हमारे करेक्ट है। अगला है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन है हमारे नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, बी है CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ओजोन तथा CO2 और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो बताना है वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से वर्षा होती है? तो यह होती है हमारी नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। अगला है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है हमारे प्रवाल शैलों का खनन, बी है प्रवाल रोगों का फैलना या सी है सागरी जल में अवसादों का जमाव, डी है वैश्विक ऊष्मन। तो बताना है प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 39 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वैश्विक ऊष्मन। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कक्ष आदर्श स्थल हैं? तो ऑप्शन है हमारे लवण मृदोद्भिज या समोद्भिद या मरुद्भिद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है हमारा केवल 1, बी है 1 तथा 2, सी है केवल 2 और डी है 1 और 3। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, वो सही हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? मेजोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, जोराफाइटस या हेलोफाइटस। तो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जोराफाइटस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं तो कौन सा है? ओसिलोटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स या फिर एनावीना एजेटोबैक्टर। तो इसमें बताना है कौन सा यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। तो इसमें 42 का हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो एजेटोबैक्टर, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे हेलोफाइट, बी है आक्सिलोफाइट, सी है केजमोइट या डी है लिथोफाइट। तो जो लवणी मृदा में उगने वाले पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उपजाऊ लोह मृदा में बालू एवं मृतिका का आदर्श अनुपात होता है तो कैसा होता है? बताना ऑप्शन। 85% बालू प्लस 15% मृतिका या फिर बी है 70% बालू या 30% मृतिका, सी है 50% बालू या प्लस 50% मृतिका या डी है 10% बालू और 90% मृतिका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अनुपात हमारा कौन सा सही है? तो इसका हमारा सी नंबर सही हो जाएगा यानी 50% बालू और 50%
मृतिका उपलब्ध होती है। 40 अगला है 45। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान और आंधियों का होना पाया जाता है, वह हमारा कौन सा मंडल कहलाता है? ऑप्शन है हमारे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। तो जिसमें बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, वो होता है हमारा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? ऑप्शन हमारे तापक्रम परिवर्तन, पवन, धूप की दशा, या डी है जल की प्राप्तता। इसमें बताना है कि कौन से कारक पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालते हैं। तो जो हमारे सबसे कम प्रभाव डालते हैं वो होगी हमारी पवन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है वह जैवमंडल जिसमें सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर आत्मनिर्भर एवं अंतर संबंधित रहते हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे परितंत्र, पर्वत श्रेणियाँ, वन या वातावरण। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पारितंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के कुछ प्रबल वित्तीय क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो नीचे दिए गए कूट हैं, तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 और डी है 1 2 3 4। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा कूट सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3, ये तीनों ही कूट हमारे सही है, यानी कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। अगला है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ? तो विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ 1985, 1989, 1991 या 1994। तो जो विश्व पर्यावरण का आरंभ हुआ वह हुआ था हमारा 1985 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 1 दिसंबर, 5 जून, 14 सितंबर या 15 अगस्त को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है हमारा मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी। अगला है वायुमंडल के निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम बताना है, कौन सा है? 1 2 3 4 या फिर 1 4 2 3 या 4 2 3 1 या 2 4 1 3। इसमें बताना है कौन सा क्रम सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 4 2 3 सबसे पहले आर्गन और फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद नियॉन और लास्ट में हीलियम, ये हमारा क्रम सही होगा। अगला है सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है, तो कौन करता है बताना है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है समताप मंडल, सी ओजोन छिद्र और डी ग्रीन हाउस। तो बताना है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें धरातल पर आने से जो अवशोषित कर लेती हैं, तो वह कवच के रूप में कार्य कौन करता है? तो 42 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल, ऑप्शन बी। अगला है न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं, तो कौन से हैं? बेलांचल क्षेत्र में, अल्पकोशी क्षेत्र में, बेंथिक क्षेत्र में या नितल क्षेत्र में। तो जो न्यून पोषक वाले जलाशय हैं वो हमारे कहाँ पर हैं? तो वो हमारे होंगे नितल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है ईवीएस संक्षेपण का स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल स्किल्स या एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल सोर्सेस। तो जो ईवीएस संक्षेपण प्रयुक्त होता है वह होता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरोपी में पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे डाउन्स, बेल्ट्स, स्टेपीज या प्रेरीज। तो इसमें बताना है कौन सा घास मैदान हमारे यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज है, जो वो यूरेशिया में पाई जाता है। अगला है वायु दाब सबसे कम होता है तो कहाँ होता, कब होता है? ऑप्शन हमारी शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। तो जो सबसे कम वायु दाब पाया जाता है वह पाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीष्म ऋतु में।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ऑप्शन है हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन। अब नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा उत्तर सही है? केवल 1 2 3, केवल 2 4 या केवल 1 3 या फिर 1 2 3 4। तो 57 का बताना है हमें कौन सा सही होगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 हमारे कूट सही होंगे। अगला है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे वेदिका कृषि, वनोन्मूलन या उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसमें कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सही है, संबंधित हैं। तो केवल 1 2 बी है, केवल 2 सी है, केवल 1 3 डी है, 1 2 3। तो इसमें बताना है कौन सा हमारा कूट सही है। तो इसका हमारा होगा कूट वो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 ही सही है। अगला है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी लक्षण अभिलक्षण है। बताना है भूमध्य रेखीय जलवायु का या भूमध्य सागरीय जलवायु का, सी है मानसून जलवायु का या डी है उपयुक्त सभी जलवायु का। तो जो पवनों का मौसमी उत्क्रमण है तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसून जलवायु का। अगला है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। तो बताना है, ऑप्शन है हमारे शैवाल और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है जीवाणु और कवक और डी है कवक और मांस। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो किसके, तो इसका हमारा शैवाल और कवक से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, अयन मंडल। इसमें बताना है कौन सा पृथ्वी के नज़दीक है। तो वह होगा हमारा सबसे निचला है जो, वह है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। अगला है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। बताना है सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे, प्रवाल और लबड़ी जल में प्रचुरता से उग सकता है। ऑप्शन बी, इसे 23 डिग्री से -25 डिग्री के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है। सी है, इसे पिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। और डी है, इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो 62 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवाल आलवड़ी जल में प्रचुरता से उग सकता है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन दिए हैं हमारे, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा दिया है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करना है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हैं ऑप्शन ए में, और बी में हमारा केवल 3 सही है, सी है हमारा 1 और 3 दोनों सही है, या फिर डी 1 2 3 सही है। इसमें बताना है तो इसमें हमारा कौन सा सही, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 2 और 3 ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बताना भूकंप को, वर्षा को, या समुद्र की गहराई, या ध्वनि तीव्रता को। तो जो फेथोमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन है हमारे, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा मरुस्थल है। तो इसमें हमारा जो है सिंधु क्षेत्र का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है हमारे, अपघर्षण, बी है भूक्षरण, सी है अपस्फीति, या डी है रगड़। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन एक से अधिक है। तो इसमें बताना है 66 का, इसमें हो जाएगा हमारा अपघर्षण, यानी ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है।
इनमें से बताना है कौन सा है, मुंबई है, गोवा है, पोरबंदर है या पुरी। तो 67 का हमारा कौन सा सही होगा, तो इसका होगा हमारा पुरी, जो कि चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है यहाँ पर। अगला है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, इसका कारण। तो ऑप्शन है हमारे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, बी है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में समांतर है, या सी है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में लंबवत है, डी है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है। इसमें बताना हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और किस कारण से बदलती है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा में सापेक्ष झुका हुआ है। अगला है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचारण में मदद करती है। ऑप्शन है हमारे, वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो जो रेडियो तरंगों के रूप का मदद करती हैं तो वो है हमारा वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। ऑप्शन दी है हमारे, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, बी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ते हैं, डी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। तो 70 का आंसर हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, क्योंकि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। अगला है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। तो इसके क्या कारण। तो ऑप्शन है हमारे, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, बी है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, या सी है ठंडे रेगिस्तान गर्म गर्मियों बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, या डी है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में स्थित है। तो 71 का बताना है कौन सा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, इसलिए यहाँ मानसून से प्रभावित नहीं होता है। अगला है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अंतरिक्ष से बाहरी तम परत तक पहचानना है। तो इसमें दिए हुए हैं आंतरिक कोड, बाहरी कोड, प्रॉपर्टी, मेंटल। अगला है, आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल, प्रॉपर्टी। सी है प्रॉपर्टी, मेंटल, बाहरी कोड या आंतरिक कोड। डी है मेंटल, प्रॉपर्टी, बाहरी कोड या आंतरिक कोड। इसमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो 72 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक कोड, बाहरी कोड और मेंटल प्रॉपर्टी, ये हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सीरीज का, क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो देखिए, चंद्रमा है, सूर्य और पृथ्वी। तो इसमें देख के आपको बताना है कि क्या दर्शाता है। इसमें यह बृहद ज्वार भाटा या फिर लघु ज्वार भाटा या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो देखिए इसमें क्या दर्शाता है, आपको इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो यह हमें क्या दर्शाता है, तो यह हमें दर्शाता है लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर बी। तो मित्रों, ये सेशन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा वीडियो लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें।